गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है। चैप्टर कौन सा था हमारा? बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा टॉपिक होगा इंडिया ए डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया ए डेवलपिंग इकोनॉमी यानी भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों है, ठीक है। तो देखिए यदि हम भारत देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप एक विकासशील एवं उदीयमान अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बनाने में सफल हुई। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तीव्रगामी परिवर्तन एवं विकास के कारण विश्व के सभी देशों के मुकाबले अब तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी युवा शक्ति के बल पर एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगी। देखिए यदि हम इंडिया की बात करें तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इंडिया क्या है, हमारा जो भारत देश है, हमारा जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश के आज़ाद होने के साथ साथ ही भारत देश को एक विकासशील, एक विकसित देश बनाने में हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लीडर है वो इस चीज़ में जुट गए, ठीक है। इससे पहले यदि हम भारत की बात करें तो भारत कैसा देश था? अल्प विकसित देश था। यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत कैसा देश था? भारत एक अल्प विकसित देश था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा देश हो गया? स्वतंत्रता के बाद भारत एक विकासशील देश के रूप में जाना जाने लगा और ऐसा माना जाता है वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अपनी युवा शक्ति के बल पर एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन, हमारे इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी युवा जो वर्ग है, ठीक है, यूथ जो है हमारे इंडिया में, यूथ सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में और इसलिए
युवा वर्ग ज़्यादा होने के कारण ये कहा जाता है कि वर्तमान समय में या आने वाले समय में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है। ठीक है, जिस तरह से चाइना है, अमेरिका है, उसी तरह से हमारा देश, भारत देश एक विकसित देश बन सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास वर्किंग पॉपुलेशन और युवा वर्ग, यूथ जो है इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए इस संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें विकास की झलक निम्नलिखित तथ्यों से उजागर होती है। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक फीचर्स पढ़े थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, और हमने पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास के कारण या आर्थिक पिछड़ेपन के कारण कि हमारा जो भारत देश है वो पिछड़ा हुआ क्यों है दूसरे देशों की तुलना में। अब हम पढ़ेंगे कि भारत एक कैसी कंट्री है, भारत एक कैसा देश है, एक विकासशील देश है, और भारत एक विकासशील देश क्यों है। ठीक है, भारत कैसा देश है, भारत एक विकासशील देश है, और भारत एक विकासशील देश क्यों है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे रीजन्स है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो ये दर्शाते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन रूट्स। ठीक है, इंक्रीज इन सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन रेट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंक्रीज इन सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन रेट्स। ठीक है, यानी बचतों एवं पूंजी निर्माण दरों में वृद्धि। बचतों एवं पूंजी निर्माण दरों में वृद्धि। यानी भारत एक विकासशील देश क्यों कहलाया, क्योंकि भारत में बचत और जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन है, उनमें वृद्धि होने लगी, इंक्रीज होने लगी कैपिटल फॉर्मेशन रेट और सेविंग। तो देखिए योजनाबद्ध विकास के परिणाम स्वरूप भारत में 1950-51 में बचत तथा पूंजी निर्माण दर क्रम से 9.50% तथा 9.3%। देखिए यदि हम बात करें 1950 और 51 की, ठीक है, 1950 और 51 में, तो 1950 और 51 में जो सेविंग रेट थी 9.50%। ठीक है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट थी वो थी 9.3%। लेकिन यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में सेविंग जो रेट है वो कितनी हो गई है, 33%। और कैपिटल फॉर्मेशन रेट कितनी हो गई, 34%। ठीक है, यदि सेविंग इंक्रीज हो रही है, सेविंग का जो रेशो है, सेविंग की जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सेविंग यदि इंक्रीज हो रही है तो इसका मीनिंग है कि इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, और कैपिटल फॉर्मेशन की रेट इंक्रीज हुई तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है
इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है, यानी उद्योगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और क्या रीजन है, बैंकिंग डेवलपमेंट, ठीक है, यानी यदि कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए यदि सेविंग बढ़ेगी तो सेविंग जब बढ़ती है तो उसका मीनिंग क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल फॉर्मेशन करवाया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, वो किसके माध्यम से किया जाता है, वो बैंक्स के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, बैंक्स के माध्यम से किया जाता है। और बैंक में यदि सेविंग बढ़ेगी, ठीक है, लोग अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, अपने ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च करके कुछ पैसे वो क्या करते हैं, सेव करते हैं, और उनको कहाँ डिपॉजिट कराते हैं, उनको बैंक में वो डिपॉजिट कराते हैं। तो बैंक में जब वो राशि डिपॉजिट कराई जाती है तो बैंक उसको क्या करता है, लोन पर देता है। किस पर देता है, लोन पर देता है। और किनको देता है, जो बिजनेसमैन होते हैं। कौन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस करने के लिए उस कैपिटल को लोन पर दिया जाता है। अब जब वो सेविंग की जो राशि है, जो जमा कराई गई थी जो राशि, ठीक है, वो कहाँ पर लग रही है, बिजनेस में लग रही है। अब क्या वो केवल जो बिजनेस में जो राशि लगी है, इसका मतलब क्या है कि उस कैपिटल का क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। और जब इन्वेस्टमेंट हुआ है तो जाहिर है प्रॉफिट भी होगा। तो प्रॉफिट क्या स्वयं के पास रख लिया जाएगा, नहीं, उस प्रॉफिट को दूसरी जगह क्या करा जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे देश में पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है, और धीरे धीरे हमारे देश में उद्योगों का विकास होगा, ठीक है। आगे समझ में, तो देखिए डेवलपिंग इकोनॉमी होने का फर्स्ट रीज़न क्या है कि हमारे देश में सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। 1950-51 में जो रेट 9.50% थी वो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई, 33%। और कैपिटल फॉर्मेशन की रेट 9.3 थी जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई, 34%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर growth rate and production। एंड प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कृषि विकास दर तथा उत्पादन में वृद्धि। कृषि विकास दर व उत्पादन में वृद्धि। तो देखिए यदि हम 1950 और 51 की बात करें तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 0.5%, ठीक है। 1950 और 51 की यदि हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो कितनी थी, 0.5%। कितनी थी, 0.5%, ठीक है।
कितनी थी? 0.5%। ठीक है, उसके बाद देखिए वह बढ़कर 2003-04 में 9.6% तक पहुँचने, खराब मानसूनों के कारण घटने के बाद 2010-11 में 5.9% तथा 15-16 में 1.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, यानी 15-16 में कितनी रही? 1.1%, लेकिन 0.5% हुई। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ रेट हुई 9.6%। कितनी हुई? 9.6%। और उसके बाद जो ग्रोथ रेट हुई वो हुई 5.9%। कितनी? 5.9%। और अब वर्तमान में खराब मानसून के कारण, ठीक है, कितनी रह गई? 1.1%। तो देखिए 1950-51 में ग्रोथ रेट थी 0.5%, फिर क्या हो गई? 2010-11 में क्या हो गई? बढ़ गई। 13-14 में 5.9%, फिर घट गई। और 15-16 में कितनी रह गई? 1.1। ऐसा क्यों है? इतनी कम ग्रोथ रेट क्यों रह गई? क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करती है? वो वर्षा पर डिपेंड करती है, बारिश पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी तरह यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो जो प्रोडक्शन है वो पहले क्या था? कम होता था, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो ग्रोथ रेट 0.5% से 9.6% हुई है, ये ग्रोथ रेट बढ़ी क्यों है? ये ग्रोथ रेट इसलिए बढ़ी है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किए गए? कुछ सुधार किए गए और किसानों के लिए कुछ सुविधा युक्त जो उपकरण होते हैं, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट होते हैं, उन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाने लगा। जिससे क्या हुआ? जिससे धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगा। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है वर्षा की अनिश्चितता। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा आप। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का ठीक है, कृषि का आधुनिकीकरण। ठीक है, यानी कृषि में आधुनिकीकरण पर जोर। तो देखिए भारतीय कृषि अब जीवन यापन का साधन न रहकर व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना चुकी है। देश में उन्नत बीजों का प्रयोग बढ़ाकर कृषि उत्पादों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। देखिए यदि हम पहले की बात करें, ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले केवल एग्रीकल्चर को एक जीवन यापन का साधन माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उससे खाद्यान्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। ठीक है, यानी खाद्यान्न की जो फसलें हैं उन फसलों का उत्पादन किया जाता था।
जैसे गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। तो इन फसलों का उत्पादन किया जाता था। तो एग्रीकल्चर को क्या माना जाता था कि खेती तो केवल किसानों के द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए की जाती है, लेकिन वर्तमान में एग्रीकल्चर ने एक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना लिया है, एक बिजनेस की अप्रोच अपना ली है। क्योंकि एग्रीकल्चर अब केवल एग्रीकल्चर से जीवन यापन ही नहीं किया जाता, बल्कि जो एग्रीकल्चर से जो कच्चा माल होता है उस कच्चे माल का प्रयोग उद्योगों में भी लगाया जाता है। तो किसान भी धीरे धीरे क्या करने लग गए, अपनी फसलों को बेचने लग गए, जिससे ये बिज़नेस का क्या बन गया, एक तरीका बन गया। और यदि हम वर्तमान की बात करें और आधुनिक समय की बात करें तो वर्तमान में क्या होने लगा, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति से नए युग का सूत्रपात हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए देखिए हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और श्वेत क्रांति। जो हरित क्रांति है, नीली क्रांति है, पीली क्रांति और जो श्वेत क्रांति है, इन क्रांति का क्या किया गया, सूत्रपात किया गया, यानी इन क्रांति को शुरू किया गया, इंडिया के अंदर चलाया गया। यदि हम हरित क्रांति की बात करें तो 1966, 67, 68 में हरित क्रांति चलाई गई। और हरित क्रांति का मीनिंग क्या था, हरित क्रांति क्यों चलाई गई थी, हरित क्रांति चलाई गई थी कि जो गेहूं की जो फसल है उस गेहूं की फसल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो गेहूं के फसल के विकास के लिए क्या चलाई गई थी, हरित क्रांति चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी, 1966, 67 और 68 में। इसी तरह नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति यानी मछली पालन के लिए, चावल के लिए, दूध के लिए ये क्रांति चलाई गई, जिससे ये सभी क्रांति किससे संबंधित है, ये सभी क्रांति जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनसे संबंधित है, या किसानों के द्वारा जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। किसानों के द्वारा गेहूं, ज्वार, मक्का, जौ, ठीक है, और भी जो सरसों होती है, ठीक है, मछली पालन भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। तो उन सभी के विकास के लिए कुछ क्रांतियाँ चलाई गई, जिससे क्या किया गया, जिससे कृषि का आधुनिकीकरण किया गया। और ये जो क्रांति है, इन क्रांति में नए नए एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट लाए गए, जैसे थ्रेसर है, इसी के साथ जो फव्वारा पद्धति है जिसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहते हैं, तो वो भी इन क्रांति के फलस्वरूप ही आई है। पहले किसान क्या करते थे, खेतों में पानी देने जाते थे और फव्वारा पद्धति नहीं थी उस टाइम पे किसानों के पास, जिससे किसानों को क्या होना पड़ता था, नुकसान उठाना पड़ता था। और वर्तमान समय में धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही है, उस कमी को देखते हुए भी जो फव्वारा पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, उसको अपनाया गया। और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को किसानों ने अपनाया और उनका धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री होने में एक महत्वपूर्ण योगदान कृषि के आधुनिकीकरण का भी है। कृषि के आधुनिकीकरण से क्या होने लगा, कृषि के आधुनिकीकरण से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। जैसे गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं से देखिए क्या बनती है, गेहूं से आटा बनता है, आटे से ब्रेड बनती है, मैदा बनती है, सूजी बनती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, केवल इसी तरह गन्ने का उत्पादन किया गया, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, ठीक है, गन्ने से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। तो और सरसों है, सरसों से क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है। सोयाबीन है, सोयाबीन का भी क्या निकलता है, तेल निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे फसलों का उत्पादन किया गया जो वाणिज्य की दृष्टि से, कॉमर्शियल की दृष्टि से क्या है,
महत्वपूर्ण है और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है और जिससे किसानों की इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कृषि का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंडिया के एक डेवलपिंग कंट्री होने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी आधारभूत संरचना का मजबूत आधार, आधारभूत संरचना का मजबूत आधार। ठीक है, आधारभूत संरचना का मजबूत आधार। तो देखिए, पहले यदि हम बात करें कि ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो जैसे देखिए, गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था, ठीक है, सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, बैंकों की व्यवस्था, ठीक है, रेल मार्गों का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण? रेल मार्गों का निर्माण, जो अस्पताल है, हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल की व्यवस्था, ये क्या है? ये एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करते हैं। कोई भी उद्योग यदि लगाना हो तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता है। किसानों को शहरों में यदि अपनी जो उन्होंने फसल का उत्पादन किया है वो बेचनी हो तो उसके लिए सड़कों की आवश्यकता है। खेती करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, और उद्योगों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि इनकम होती है यानी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बैंकों की व्यवस्था होती है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि माल भेजा जा रहा है, आयात किया जा रहा है, तो उसके लिए रेल मार्गों की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मीनिंग है कि हमारे देश में जो ये आधारभूत ढांचा है, जो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का धीरे धीरे क्या किया जाने लगा? निर्माण करवाया जाने लगा। पहले की यदि हम बात करें तो पहले गांव में केवल कच्ची सड़कें हुआ करती थी। ठीक है, कैसी सड़कें होती थी गांव में? पहले गांव में केवल कच्ची सड़कें हुआ करती थी और बारिश आने पर वो उस कच्ची सड़क में क्या हो जाता था? पानी भर जाता था। पहले बारिश भी बहुत ज़्यादा आती थी, क्या होता था? पानी भर जाता था, जिससे यदि कोई व्यक्ति गांव से दूसरे गांव जाना चाहता है या गांव से शहर की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए वो रास्ता क्या हो जाता? बंद हो जाता। ठीक है, ना ही फिर यदि कच्ची सड़क है तो किसान द्वारा, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती है जो 2 या 3 दिन ही चलती है और 2 या 3 दिन के भीतर ही किसानों को उन फसलों को शहरों में भेजना होता है। लेकिन कच्ची सड़कों के कारण किसानों की फसलों का क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सड़क है किसकी भूमिका निभा रही है? एक आधारभूत ढांचे की भूमिका निभा रही है। यदि बैंक नहीं होते और लोगों को
बिजनेस करना होता, ठीक है, गांव का कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, बैंक नहीं है, तो क्या वो बिजनेस कर सकता है? कर तो सकता है, कब? जब उसके पास पैसे हो। लेकिन यदि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो लोन लेकर बिजनेस करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? फिर भी वो कर सकता है, किनसे? जो गांव के साहूकार महाजन हैं उनसे लोन लेकर। लेकिन वो लोन क्या देते हैं? वो लोन हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं और ये भी नहीं पता कि जो बिज़नेस उसके द्वारा किया जाएगा, जो व्यापार उसके द्वारा किया जाएगा, वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। और व्यापार नहीं चलेगा उसके द्वारा जो उसने किया है तो वो साहूकार और महाजन के ऋण के बोझ के नीचे क्या हो जाता है? दब जाता है। इसलिए गाँवों के अंदर या शहरों के अंदर या पूरे देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम का विकास होना चाहिए, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन का, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी का निर्माण होता है और हमारे देश में उद्योगों की स्थापना होती है। इसी तरह हमारे देश में स्कूलों और विश्वविद्यालयों का निर्माण होना चाहिए, जिससे क्या हो? शिक्षा को बढ़ावा मिले, क्योंकि शिक्षा भी आधारभूत ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि शिक्षित राष्ट्र नहीं होगा तो हमारे राष्ट्र का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। यदि हमारे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति, इंडिया का हर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक देश एक विकसित देश नहीं बन सकता है, क्योंकि शिक्षा से धीरे धीरे मानव के अंदर सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न होती है। शिक्षा के द्वारा ही उन्हें रोज़गार मिल पाता है, लेकिन यदि उनके पास शिक्षा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का मजबूत आधार, जो ये आधारभूत संरचना है, इसका धीरे धीरे वर्तमान समय में आके क्या किया जाने लगा? एक मजबूत आधार तैयार करवाया गया। आज यदि हम गांव के अंदर देखते हैं तो आज कुछ ही गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे कच्ची सड़कें होती है, वरना अब गांव में भी धीरे धीरे पक्की सड़कों का निर्माण किया जाने लगा है। पानी की व्यवस्था कराई जाने लगी है, बिजली की व्यवस्था कराई जाने लगी है, स्कूलों की व्यवस्था कराई जाने लगी है और शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान भी एक जो केंद्रीय सरकार है हमारे देश की, केंद्रीय सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया है, जो वर्तमान में भी सर्व शिक्षा अभियान कार्य कर रहा है, जिससे गांव का हर एक बच्चा क्या हो? शिक्षित हो। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे गांव में भी, शहरों में तो बैंकों का विकास है ही, धीरे धीरे गांव में भी बैंकों का विकास किया जाने लगा है और गांव में भी अब रेल मार्गों का विकास किया जाने लगा है।